अभी अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो कहते हैं मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूं, मैंने अभी सेविंग्स भी नहीं की है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है, मगर फिर भी जीवन में किसी भी तरीके से मैं सेटल होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को पालूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मगर उसका जो रास्ता है बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ना हो। अगर इस वीडियो में आप देखते हैं तो मेरी टॉप 10 टिप्स फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो मैं किशोर, फाउंडर और CEO ऑफ ट्रेड अचीवर्स। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टॉप 10 फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं और लाइफ में सेटल होना चाहता हूं, मेरी ऐसी इच्छा है मगर उसका रास्ता मुझे पता नहीं है, इसी पर हम 10 बातों को देखने जा रहे हैं। पहला क्या है, अगर हम इसे देखें तो स्टार्ट सेविंग अर्ली एंड ऑफन। अभी आपने कॉलेज खत्म करके बाहर आए हैं, अभी अभी आपने जॉब में प्रवेश किया है। इस समय में अगर आप देखते हैं तो यही वो समय है सेविंग करने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सेविंग करना शुरू करेंगे उतना ही रिटर्न्स आपको आने वाले दिनों में ज्यादा होगा। उदाहरण के रूप पर हमने SIP पर वीडियोस डाली थी, क्यों हमें अर्ली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसी के लिए आप SIP वीडियोस देखिए, उसमें हमने बहुत डिटेल में बात की है। जिन्होंने बस अभी 5 साल 10 साल पहले शुरू किया है, आपके लाइफ के जो गोल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत इजी होगा। उदाहरण के रूप में अगर आप 30-35 साल के समय में शुरू करते हैं, अगर आप वही 20-21 साल में जिन्होंने शुरू किया उसके बीच में अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। मान लीजिए अगर कोई 1000 रुपए 2000 के साथ में स्टार्ट करता है, 22 साल की उम्र से जब शुरू करता है, जब वो 50-55 तक पहुंचेगा, ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। हालांकि ये 10 साल का ही डिफरेंस होगा, मगर इन 10 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। जितना हो सकता है स्टार्टिंग में ही आप सेव करने की कोशिश करें। और अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पहले ही आप 35 के 40 के हो चुके हैं, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा होगा कि हम देर हो जाए बजाय इसके कि कभी ना हो। अगर हम बिना स्टार्ट किए हुए इसी तरह से चलते रहेंगे तो जब हम पीछे मुड़ करके देखेंगे हमने बहुत कमाई की है मगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इस तरह की भावनाएं आप में होंगी। जितना हो सकता है, चाहे वो कोई भी छोटा सा अमाउंट हो, आपकी तनख्वाह में चाहे वो 5% हो, 10% हो, चाहे वो जितना भी पैसा हो, आपके लिए और अपने जीवन के लिए अगर आप उसे अलग करके रखते हैं, ये आपके लिए एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपने कभी किया होगा। जितना हो सकता है कोशिश करें कि आप पैसे को बचाना शुरू करें। दूसरा क्या है, मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। बहुत सारे लोगों की समस्या ही यही है। हमारे लोगों के साथ में क्या समस्या है, कुछ लोग कहते हैं सर मैंने इतना पैसा कमाया है, उदाहरण के रूप पर मैं 20,000 रुपए कमाता हूं, मुझे एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया है और अभी मैं 30,000 रुपए कमाता हूं, अब 30 से 50,000 रुपए कमा रहा हूं। मगर यहां पर क्या समस्या है कि जब मैं 20,000 कमाता था तब भी मैं पैसे नहीं बचा पा रहा था, जब मैं 30,000 रुपए कमा रहा था तब भी मुझसे पैसा बचाया नहीं गया। इस तरह से समस्याओं को मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में देखता हूं। हालांकि तनख्वाह तो बढ़ती है मगर हमसे पैसा बचाया नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोगों की ये एक सवाल है। अब यहां पर क्या होता है, लोग मैक्रोस को नहीं देखते हैं। छोटी छोटी चीजों में जहां वह पैसे को खर्चते हैं वह उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे, आप अपने बजटिंग को सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर आप मेरी सलाह ले तो आप जितनी भी तनख्वाह कमा रहे हैं, आप पहले एक एक्सेल शीट लीजिए, आप इसे वहां पर बना करके रखें। अगर आप एक्सेल शीट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप अपने हाथ से बनाइए, उस पर बजटिंग लिखिए। उस एक्सेल शीट में आप एक कॉलम में अपनी तनख्वाह लिख लीजिए और वहां पर आप लिखिए किस किस तरह की इनकम्स आपके पास में आती है। और उसके बाद में आपने क्या लिखना है, आपके खर्चे कितने हैं, चाहे वो आपका राशन हो, आपके दूध का हो, या चाहे वो कुछ भी हो। जो कुछ भी आप खरीदते हैं उसे एक साइड में लिख लीजिए। आपकी EMIs कितनी है, आपने कर्ज कितना देना है, आपके पास में एसेट्स कितने हैं, ये सारा कुछ आप एक साइड कॉलम में लिख करके रखिए। जो कुछ भी आप खर्च करते हैं उसे आप वहां पर लिख लीजिए। उस सारे दिन में आपने कहां पर खर्च किया है आप उसे लिख करके रखिए। इसके लिए बहुत सारे एप्स भी अवेलेबल हैं। आपके जो डेली बजट हैं उनको भी आप एप्स में लिख सकते हैं। ऐप में डाल करके शाम को आप इसे एक्सेल में अपडेट कर सकते हैं। हम लोग जो ये छोटे छोटे खर्च करते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए हमने कहीं पर खाना खाया, वहां पर 300 रुपए खर्च हो गए, इसे हम अपने ध्यान में नहीं रखते हैं। मंथ के आखिर में कहां हम गए, कहां हमने पैसा खर्च किए, क्या खाया, महीने के अंत में आकर के हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में पैसा ही नहीं बचा है। फिर आप सोचते हैं हालांकि मैं ज्यादा कमा रहा हूं मगर फिर भी क्या हुआ मुझे नहीं पता। आपके पास में पैसे नहीं बचते हैं, उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह से बहुत लोगों के घर पे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग अपने जो छोटे छोटे खर्चे उन पर ध्यान नहीं देते। आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको किसी चीज को खरीदने की इच्छा पैदा होती है, आप उसे खरीद करके घर पे रख लेते हैं। अब मंथ एंड में क्या होता है, टेंशन आपको हो जाती है और आपने जो सामान खरीदा होता है उसे भूल जाते हैं।
तो आपको इस जो बजटिंग है वहां पर समस्या आती है। जितना हो सकता है आपको अपने छोटे छोटे खर्चे भी अगर आप इसे नोट करके रख लेते हैं, आपके बजटिंग के लिए आपको यह बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बजाय इसके कि आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करें, अगर आप वहां पर जितने जेब में पैसे वो खर्चा करेंगे तो आपके जो खर्चे हैं वो कम होंगे। हमारे लोगों के साथ में क्या होता है कि जब वो इतने ज्यादा पैसे को देख करके उनको लगता है अच्छा इतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये मन में विचार आता है। मगर जब हम क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर हम पैसे खर्च देते हैं। जब ऐसे हालात आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इन छोटे छोटे खर्चों को नोट करके रख लेते हैं, अगर आप अपने मंथली बजट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगला काम जो आप पैसे बचाना चाहते हैं उसके लिए आपको आसान हो जाएगा। दूसरा अहम बात क्या है कि आप अपना बजट बनाएं और उस बजट के साथ में बने रहें। तीसरा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अब जैसे कि हमारे देश तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। बहुत सारे लोग आप कॉलेज खत्म करके या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ करके बाहर आते हैं। अगर आप अपने हुनर को और ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। उदाहरण के रूप से जैसे कि आज के समय में चैट जीपीटी आ चुका है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, इस तरह से बहुत सारे स्किल्स हैं जिससे आपको अपने आप को डेवलप करना चाहिए। या फिर आप किसी और इंडस्ट्रीज में, आइए हम कहें आप एक फूड इंडस्ट्री में हैं, आप कहेंगे मैं बस एक हेल्पर हूं, वहां पर हेल्पर से मैं किस तरीके से एक कुक के रूप में बदल सकता हूं, या फिर कहे तो आप उसके अगले पोजीशन में कैसे जा सकते हैं। मान लीजिए आप कारपेंटिंग कर रहे हैं और आप सिर्फ एक छोटा सा कार्डबोर्ड ठीक कर रहे हैं, आपको देखना होगा कि आगे मैं और क्या कर सकता हूं और मैं क्या अपने ठीक कर सकता हूं। इसी तरह से एक एक चीजों में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आप देखते हैं कि आपसे ऊपर कोई और ज्यादा उन बातों को जानता है। उन सारे स्किल्स को आपको सीखना चाहिए बैठ करके। उसके लिए आप हर दिन कोशिश करके 1 घंटा अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूर आप इस्तेमाल करें। कोई भी स्किल हो उसको डेवलप करने के लिए समय लगता है। अगर हम उसके लिए अपना समय देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं। आज के समय को अगर हम देखते हैं तो 10 साल पहले वाले जो समय था उससे आज के समय को चलाना चाहेंगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार तरक्की कर रही है। इसी तरह से बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आप भी उसके साथ साथ जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपको अपने स्किल को डेवलप करना होगा। यहां पर अहम बात क्या है कि अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा देना चाहिए। यह आपका तीसरा अहम पॉइंट था। अब चौथी बात अगर हम देखते हैं तो अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करें। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही अहम चीज है। बहुत सारे लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। वह अपने लिए इमरजेंसी फंड रखते ही नहीं है। होगा देखा जाएगा, यही सोचते हुए वो अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जब अचानक में उनके पास में ऐसे कोई खर्च आ जाता है, मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, या फिर कोई भी चीज हो, कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, तो वह उसके लिए पैसा बचाते नहीं है। मैं जो सेविंग की बात कर रहा हूं वो एक अलग बात है। इमरजेंसी फंड एक और अलग चीज है। सेविंग्स का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे लेकर के अपने अलमारी में रख दें। सेविंग का मतलब होता है कि आप पैसे लेकर उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करें। इसे सेविंग कहते हैं। इसके लिए और भी गहराई में समझा जा सकता है। इसे समझाने के लिए मैंने विस्तार से वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि कैश आपने अपने पास रखे हैं। मान लीजिए अगर आपने इंश्योरेंस करके रखा हुआ है तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि 70% 80% कंपनी आपको देती है और 20% आपको अपने हाथ से भी देना पड़ता है। इस तरह की इमरजेंसी में ये वो कैश है जिसको आपने बचा रखा है। आपकी सैलरी में से चाहे वो 5% हो या 3% हो, हर महीने आप अपने तनख्वाह में से इमरजेंसी फंड को लेकर के आप इसे अलग करके सेव करते रहें। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा जब इमरजेंसी आ जाएगी। बहुत जरूरी बात सबके लिए करने के लिए यह है, पहले आप इंश्योरेंस डालिए, अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद में आप अपने लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखिए। यह आपके लिए बेहतर होगा। पांचवा चीज क्या है? आप अपने कर्ज को चुकाइए। अब अपने कर्ज को चुकाइए, अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो पहले ही हमने ऐसे वीडियोस डाल रखी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपने कर्ज को दे सकते हैं, किस तरह से हम उसे पे कर सकते हैं। 2 तरीके के पेइंग मेथड्स हैं। इसके लिए दीपक सर के वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी रेफर करके देख सकते हैं किस तरह से हम अपने कर्ज को जल्दी खत्म कर सकते हैं। स्नोबॉल मेथड कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं किस तरह से हम अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, मगर मैंने भी वीडियो डाल रखी है, अगर आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं तो आप अपने लोन को आसानी से खत्म कर सकते हैं। या फिर साल में अगर लमसम आप देते हैं तो वो आपका किस तरह से कम होगा। तो इस तरह की चीजें, अलग अलग तरीके के मेथड के साथ में आपके कर्ज को जल्दी खत्म करने के बहुत सारे आइडियाज हैं। आप इसे देख करके सीख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर हम एक व्यापारी की बात करते हैं तो उसे कर्ज लेना ही पड़ता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कर्ज ले सकते हैं।
इसी के साथ साथ में आपको यह समझना होगा कि आप किसके लिए ले रहे हैं। अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज से क्या आपको कमाई होती है जिससे आपके घर की मदद हो सके, तो इस तरह के कर्ज लेना कोई समस्या नहीं है। या फिर ये आपका डेड एसेट्स है जिसमें आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिसमें आपको डिप्रिसिएशन मिलता है, ये एक बैड डेप्थ होता है। ऐसे जगहों में आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप बैड डेप्थ चले जाते हैं आपको कोई भी एसेट्स इकट्ठे नहीं होंगे। इसी तरह से आप इसे बैलेंस करके आप अपने कर्ज में थोड़ा चौकस रहें। जहां तक हो सकता है अगर आपको बल्क में कोई पैसा इंसेंटिव के तौर पर मिलता है, बजाय इसके कि आप उसे पूरा खत्म कर दें, अगर आप उसी से अपने कर्ज को खत्म करते हैं तो आपके पास में कैश फ्लो ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर आप अपने महीने के ईएमआई को 10,000 20,000 दे रहे हैं, तो अब आपके पास में एक बल्क में अमाउंट आता है। आप कहेंगे अच्छा मैं इसको लेकर के टूर के लिए चला जाता हूं, बजाय इसके कि आप उसको पूरा खर्च कर दें। इसी से अगर आप अपने कर्ज को क्लोज करते हैं तो हर महीने आपके लिए क्या होगा, आप फ्री हो जाएंगे। अब उसी से आप अगला काम क्या कर सकते हैं, जो कैश फ्लो आ रहा है उससे आप अगला आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्ली प्लान करके आप किस तरह से अपने डेप्थ को क्लोज करते हैं उसे आप देख लीजिए। तो छठी बात क्या है, आप अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करें। ये अब क्या है, अगर आप इसे देखें तो अपने भविष्य के लिए आप अभी से इन्वेस्ट करें, या फिर कोई एसआईपी मेथड से हो, या स्टॉक में हो, गोल्ड हो, या कोई भी चीज हो, इसमें हमें लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आप भविष्य में जा करके जब पीछे देखेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने बहुत कमाया है, जब मगर वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कोई पैसा नहीं बचाया होता है। तो फिर मैंने किस लिए कमाया, मेरे साथ में क्या बना। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं हम देखते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो फिर चाहे हमने इतने साल दुख सहे हों, हमने जीवन यूं ही मुरझाया हुआ गुजारा हो, क्योंकि हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जब हम पीछे मुड़ करके देखेंगे हमारे पास में कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप हर महीने एक अमाउंट को सेव करते हुए आएंगे, जैसे मैंने कहा एसआईपी में, चाहे वो 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, अपने बच्चों के लिए, आपके पास में बच्चा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आप उस बच्चे के लिए अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरे माता पिता ने बहुत कमाया, घर बनाया, मगर फिर भी मैं ऐसा क्यों हूं। मगर एक माता पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूं, ये एक बहुत ही अहम चीज है। इसलिए आप अभी से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जितना हो सकता है आप सेविंग करने की कोशिश करें, चाहे वो एसआईपी हो, स्टॉक्स हो, या इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान हो, कहीं पर भी। कल को आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आखिर में आपके पास में ये एक अमाउंट होगा, ये छोटा छोटा पैसा आपके लिए कल को बड़ा पैसा बन जाएगा। इसलिए अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करें, ये बहुत ही अहम है। अगली बात क्या है कि आप मदद के लिए पूछने के लिए कभी ना घबराएं। मदद की मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पड़ोसियों से जाके मांगनी है, कोई भी मदद की जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मैं एक आपके लिए मदद भेज रहा हूं। जिनको पता नहीं है उनके साथ में मैं ज्ञान बांट रहा हूं, ये आपके लिए सबसे बड़ी मदद है। उसी तरह से चाहे वो कोई वेबसाइट हो या फिर बुक्स हो, इसी तरह से इन सब चीजों में आपको ढूंढना चाहिए। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप जाएं और उसके बारे में खोजबीन करें। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किताबें हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में जाएं, वो कोई आदमी हो, चाहे वो किताबें हो या फिर कोई वेबसाइट हो, आप पढ़ना शुरू करें। यही आपके लिए मदद है जो मैं कहना चाहता हूं। अब जब मैं मदद कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी से या यहां वहां जाकर के लोगों से पैसे की मदद मांगे। आप पढ़ाई लिखाई करें, किस तरह से मैं पैसे बचा सकता हूं, इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अपने आप को जो आप मदद कर सकते हैं उनमें से अहम चीज क्या है, आप वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं, या फिर यूट्यूब्स हो, या फिर आप हमारी वीडियोस जब देखते हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं, उसी तरह से आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर कोई किताब लेकर के पढ़िए या वेबसाइट देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइस कैसी होगी, किस तरह से मैं बजटिंग कर सकता हूं, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। इस तरह से जब आप करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो आठवां क्या है, अगर आप इसे देखें तो आप किसी योजना को बनाएं और उसमें डिसिप्लिन रहें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पहले एक प्लान बनाएं, मंथली बजट में इतना करने जा रहा हूं, इमरजेंसी फंड के लिए मैं इतना पैसा रखने जा रहा हूं, इंश्योरेंस के लिए मैं इतना पे करने जा रहा हूं, ईएमआईस मेरी इतनी है। इन सारी चीजों को आप अपने परिवार के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या क्या है, जैसे एक आदमी पारिवारिक बन जाता है, ये सिर्फ मैं ही नहीं है, ये हम हैं। जैसे ही आप शादी करते हैं और बच्चा हो जाता है तो आप मैं नहीं रह जाता है, उसके बाद में ये हम हो जाता है। जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा, क्योंकि परिवार का भी इसमें एक हिस्सा है। अगर पति अकेला ही चाहे कि मैं पैसे बचा के रखूंगा और पत्नी उसमें मदद ना करे तो यह हो नहीं सकता। बच्चों को भी इसमें योगदान देना होगा। तो आप कहेंगे बच्चों को कैसे ये चीजें समझ आ सकती हैं, बच्चे इसको कैसे समझेंगे। यहां पर बात क्या है कि आप बच्चों के साथ में जाकर के बात नहीं करते हैं, आप उन्हें सिखाएं, बैठ करके उनसे बात करें। फाइनेंस ऐसा है, देखो बच्चों, आपका डैडी इस तरह से शुरू करने जा रहा है, ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप परिवार के साथ मिल करके आराम से इन पे बात कीजिए।
बहुत सारे परिवारों में समस्या क्या है कि वो बैठ करके इन बातों पर बात नहीं करते। खाना खाते वक्त भी वे क्या करते हैं, फोन उठा करके हर कोई एक एक रूम में जाकर के बैठ जाता है। बच्चे एक रूम में, माँ किसी और साइड में, बाप किसी और साइड में बैठ करके खाते रहते हैं। आज के समय में फैमिली का जो डिस्कशन टाइम है वो बहुत कम हो गया है। आप अपने परिवार को समय दीजिए, एक साथ बैठ करके जब आप खाना खाते हैं डिस्कस कीजिए, या फिर आप किसी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके डिस्कस करें, फिर किसी हॉल में बैठ करके। क्या है कि आपको बात करना चाहिए। जब आप बात करेंगे कि इस तरह से है, आपका परिवार इस तरीके से है, आपके डैडी को इतनी तनख्वाह मिलती है, अगर आप उन्हें बताएंगे तभी वो समझेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा ऐसा नहीं है, मगर हम बोलते ही नहीं है, लोग इसे बताते ही नहीं है और कहते हैं कि उन्हें समझना चाहिए। वो इस तरह से समझ नहीं पाएंगे। बच्चे हैं, आपको बैठ करके उनसे बात करनी चाहिए। बहुत सारे परिवारों में क्या होता है, वो अपने परिवार के साथ में बात ही नहीं करते कि क्या समस्याएं हैं, हमारे ऊपर कर्ज कितना है, इन बातों को बताते ही नहीं है और कहते हैं उन्हें समझना चाहिए, उन्हें अपने आप समझना चाहिए। और इसी से क्या होता है, उन पर वह गुस्सा होते हैं। इसी तरह से परिवारों में समस्या उठ खड़ी होती है। इसलिए जहां तक हो सकता है जब आप बात करेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो पहली बात क्या है, हमें अपने प्लान को परिवार को बताना चाहिए। अपने परिवार को बता करके स्ट्रेटेजिकली उसको अगर आप चलाएंगे तो आधे से ज्यादा समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। तो 9th क्या है, अपने तरक्की को आपको लगातार रिव्यू करते रहना चाहिए। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको रेगुलरली आपको करते रहना चाहिए। एक महीने करके, अगर अगले महीने छोड़ देंगे तो किस लिए छोड़ दिया, आप बैठ करके डिस्कस कीजिए। इसे छोड़ने की क्या वजह थी, हर चीज को नोट करके रख करके धीरे धीरे अगर हम इसे रिव्यू करते हुए चले आएंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत अहम चीज 10वां क्या है, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए। मेरे इतने सालों के लिए ये मेरा गोल रहेगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये मेरा सेविंग रहेगा, ये मेरा इमरजेंसी फंड रहेगा। अगर इस तरह से चलता रहा यहां तक हम पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हर महीने 1000 रुपए जमा करके और आप चाहेंगे कि 5 साल में आप 5 करोड़ जमा कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके लिए SIP कैलकुलेटर्स हैं, आप उसे करके देखिए आपका क्या इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए रियलिस्टिक गोल कितना होगा। उसको देखते हुए अगर आप परिश्रम करेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की समस्या क्या है, वह बिना किसी गोल के ही दौड़ते चले जाते हैं। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे उसके वजह पता होना चाहिए, उसी के साथ साथ इसका परिणाम क्या होगा, उसका अंत क्या होगा। अगर मुझे ये पता होगा तो उस मेरी दौड़ का एक वजह होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का गोल पता नहीं है और लोग क्यों दौड़ रहे हैं उनको पता नहीं है। जितना भी आता है उनके पास में उनके लिए कम ही होता है। क्या उनको चाहिए, जब उन्हें पता ही नहीं मुझे कितना चाहिए, मुझे कल को कितना चाहिए, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के रूप पर मान लीजिए मुझे 10 लाख की जरूरत है तो मुझे 10 लाख के लिए भागना होगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि 10 लाख रुपए कितना होता है तो 10 लाख आने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलेगा। यहां समस्या क्या है कि आप अपना गोल को पहले सही तरीके से सेट कीजिए। अभी तक के लिए अगर इतना आ जाएगा तो बहुत है, हमें पहले संतुष्ट होना पड़ेगा। ये आ जाएगा तो संतुष्ट होना मुझे पता होना चाहिए। अगर आप इस तरह से हो जाते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप गोल तक पहुंच पाएंगे। तो आपको अपने गोल के लिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर उस तरीके से आप सही दौड़ेंगे अपने जीवन में, आप जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं बड़े आराम से हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो यह मेरे 10 टिप्स हैं। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।